Glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate is the quantity of glomerular filtrate formed each minute. नोट कर लो ये quantity of glomerular filtrate formed each minute in all the nephron of both the kidney. In all the nephron of both the kidney, it is 125 ml per minute. 125 ml per minute. इसके बाद नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू glomerular filtration rate divided by renal plasma flow multiplied by 100. Glomerular filtration rate divided by renal plasma flow multiplied by 100. अगली लाइन में लिखे 125 डिवाइडेड बाय 650 into multiplied by 100. This is very important question from the NEET point of view. It is 19.2%. और लिख सकते हो तुम नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वेरीज फ्रॉम 15 to 20%. 15 to 20%. इसके बाद लिखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में बोमेन कैप्सूल बना हुआ है, ग्लोमेरुलस बना हुआ है और 3 मेम्ब्रेन बनी हुई हैं जहाँ से फिल्ट्रेशन होगा. कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? बोमेन कैप्सूल की मेम्ब्रेन जहाँ पोडोसाइट है, और पोडोसाइट किस ढंग से अरेंज हैं कि इनके बीच में पोर्स प्रेजेंट हैं. दीज आर कॉल्ड स्लिट पोर्स. उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, और लास्ट में एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जिसके बीच में स्पेस हैं जिनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो. प्रेशर आपको कल बताए थे कि फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg. फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg. Glomerular filtrate contain large amount of water and dissolved substances such as urea, uric acid, creatinine, amino acid, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन CREATININE, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एंड विटामिन. इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट. इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट. इसके बाद नेक्स्ट लिखो ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. फर्स्ट इज मायोजेनिक मैकेनिज्म. मायो का मतलब होता है मसल. मायोजेनिक मैकेनिज्म का मतलब है विच इज रेगुलेटेड बाय मसल.
इसमें पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सेकंड है स्ट्रेचिंग ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड वेसल है वो स्ट्रेच हो जाएगी, यह तो तुम्हें क्लियर है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड वेसल स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे ही ब्लड वेसल स्ट्रेच होगी तो ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा। डायग्राम में देखो। थर्ड पॉइंट इसी में लिखो, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस। समझ आया यहां तक? इसके बाद है व्हेन वॉल ऑफ आर्ट्रियोल कॉन्ट्रैक्ट, जब आर्ट्रियोल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आर्ट्रियोल पता है, आर्ट्रियोल की वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। When the wall of arteriole contract, diameter of efferent arteriole, arteriole क्या होता है बेटा? branch of artery. The diameter of efferent arteriole is reduced and this increase the flow of blood and blood pressure. ये तो था मायोजेनिक मैकेनिज्म जो कि मसल रेगुलेट कर रहे हैं। अब आपको ये लगेगा मसल तो कहीं आई ही नहीं। जो हमने वाल की बात की है, आर्ट्रियोल के वाल की बात की है, दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स। सेकंड है इसमें जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम कर रहे हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करते हैं। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। Renin is the enzyme, RENIN. Renin is the enzyme which is secreted by juxtaglomerular apparatus and regulate the glomerular filtration rate. इसके बाद है न्यूरल कंट्रोल। थर्ड है न्यूरल कंट्रोल। अब अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं। पढ़ा भी होगा आपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पढ़े हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर एक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, दूसरा उसको नॉर्मल करता है। तो यहाँ लिखो न्यूरल कंट्रोल में ब्लड वेसल ऑफ किडनी आर हैविंग द nerve fiber of sympathetic nervous system. Nerve fiber of sympathetic nervous system which cause the constriction of renal arteries. Constriction of renal artery decrease the renal flow and GFR. Is tubular reabsorption. Tubular reabsorption. Reabsorption involve both passive transport and active reabsorption. Active reabsorption. First we talk about, first is PCT.
इन पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डायग्राम में क्लियर है 65 to 70% ऑफ 65 to 70% of glomerular filtrate is reabsorbed. First by diffusion and then by active transport. First by diffusion and then by active transport. अब मैं तुम्हें डायग्राम भेजूंगी, चलो लिखो आगे। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है जो हमने कल किया था। सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल ये किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है। यहाँ से वाटर बाहर आता रहेगा और ये वाटर किस में जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जितना भी खाली स्पेस है ना बेटा, उसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं। जितना भी खाली स्पेस जहाँ मैंने वाटर बाहर निकला हुआ दिखाया है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और यहाँ से वाटर फिर किस में जाएगा? जो इसके बीच में एक लूप बनाया हुआ है, जो बीच में लूप बनाया हुआ है वो किसका है? ब्लड वेसल्स का है। उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। उसमें वापस वाटर चला जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल के लूप हैं, जिनको ऊपर हमने बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और नीचे हमने बोला इनको वासा रेक्टा, इनका मेन फंक्शन क्या है? जितने भी मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको वापस लेकर जाना। फिर उसके बाद आओ ऊपर वाले लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। इसमें किसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है? सोडियम और क्लोराइड जो बच गए हैं। 65% की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हुई? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और बाकी बचे हुए सारे कहाँ रीअब्जॉर्ब हुए? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। समझ आए यहाँ तक? अब कंसंट्रेशन देखो। कंसंट्रेशन जो तुम्हें दो रीजन दिखाए हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। तो कॉर्टेक्स रीजन में थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट है लूप ऑफ हैनल का। कॉर्टेक्स रीजन में दोनों लिम्ब्स प्रेजेंट हैं, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल और ऊपर वाला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल में जो भी फ्लूइड है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? कॉर्टेक्स टू मेडुला। असेंडिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब में जब नीचे की तरफ जाएगा वाटर को लूज करता रहेगा। वाटर को लूज करने के कारण कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। और अगर डीप मेडुला की बात करें, डीप मेडुला में कंसंट्रेशन हो जाती है 1200 मिली ओस्मोल। क्लियर? जितने भी हार्मोन हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड हैं, बाइकार्बोनेट हैं, ये सब रीअब्जॉर्ब होंगे और कुछ का सक्रीशन भी होगा। सक्रीशन होता है, तुम्हें मैंने एरो ठीक करवाया था, पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, यही सक्रीशन होते हैं डीसीटी में। अब जब ये फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या लूज करता है? ये सोडियम और क्लोरीन को लूज करता चला जाता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन सोल्यूट का काम कर रहे हैं। सोल्यूट का काम करने के कारण कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रही हैं। जब सोल्यूट ही निकल जाएगा तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। उसकी कंसंट्रेशन लो होती चली जाएगी। तो जब ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे पहुंचेगा फिर इसकी कंसंट्रेशन 300 मिली ओस्मोल हो जाएगी। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अगर कंपेयर करें आइसोटोनिक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर की मैनेजमेंट होती है। अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर बॉडी में वाटर कम है तो मैसेज जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होना, उसको बोलते हैं
डायूरेसिस। एंटी का मतलब जो रोक देता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं इनकी सेल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा ताकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ फिर कुछ सक्रीशन होता है हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, अमोनिया का। फिर अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ डीप मेडुला में, यहाँ यूरिया भी एब्जॉर्ब होती है। ये यूरिया निकलती है कलेक्टिंग डक्ट से। ऐसे करते करते अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में कुछ टॉक्सिक मटेरियल ऐड होते जा रहे हैं, यूजफुल मटेरियल रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। जब तक ये कलेक्टिंग ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा तो ये टोटली चेंज हो चुका होगा। इसको हम यूरिन बोलेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद